नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज की कहानी है पहाड़ की स्मृति। यशपाल जी की है। यशपाल जी की तो कई कहानियां हैं और बहुत सारी कई कहानियां मैंने डाल भी रखी हैं, तो आप उनकी कहानियों को यशपाल जी की लोकप्रिय कहानियां या यशपाल की कहानियां बाय कथा मंथन करके सर्च करेंगे तो यूट्यूब से भी मिल जाएगी, और नहीं तो कथा मंथन के प्लेलिस्ट में चले जाइए, यशपाल की कहानियाँ देखिए, वहाँ पे यशपाल की कहानियाँ सारी कहानियाँ रहेंगी। तो मैंने प्रतिष्ठा का बोझ कहानी जरूर सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। और फूलों का कुर्ता तो छोटी सी कहानी है, हंसी भी आती है। और जो इनकी सबसे फेमस कहानी आपने सुनी ही होगी, पर्दा। पर्दा कहानी पहले जो मैंने डाली थी वो बहुत ही स्लो वॉइस में थी, तो आप सबने बोला था, तो दोबारा मैंने पर्दा कहानी को डाला था। दोनों का लिंक मैंने उस प्लेलिस्ट में दे रखा है। यशपाल जी की कहानियाँ, किसी भी लेखक की कहानियाँ, सबने कहा है कि शिवानी जी की, किसी ने कहा शिवानी जी की कहानियाँ, तो शिवानी जी की कहानी भी प्लेलिस्ट में है। अगर आपको प्लेलिस्ट में नहीं जाना तो आप शिवानी जी की कहानियाँ बाय कथा मंथन सर्च कीजिए, आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है। और अगर नहीं तो कथा मंथन के आइकॉन पे क्लिक कीजिए, तो आप होम पेज के पास ही प्लेलिस्ट रहता है बटन, वहाँ पे चले जाइए। और दोस्तों, मेरा नया चैनल इंडियन यूट्यूबर सुनीता के किस्से कहानियाँ, आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन जैसे हिंदी में आप पूछते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आंसर आपको लाइव भी दे दूंगी। वहां पे देखिएगा, मैं आपको लाइव आंसर दे दूंगी। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश से रिलेटेड आप जो इसमें कमेंट में लिखते हैं, उसका आंसर भी मैं वहीं पर ही आपको दे दूंगी। तो आप प्लीज़ वहाँ जा कर के सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आई बटन है उसमें भी दे दूंगी। अब तो मंडी में रेल, बिजली और मोटर सभी कुछ हो गया है, पर एक जमाना था जब यह सब कुछ ना था। हमीरपुर से रुवालसर के रास्ते लोग मंडी जाया करते थे। उस समय व्यापार या तो खच्चरों द्वारा होता था या फिर आदमी की पीठ पर चलता था। उन दिनों में मैं मंडी की राह कुल्लू गया था। मंडी नगर से कुछ उधर ही एक अधेड़ उम्र की पहाड़िन को बांस की टोकरी में खुबानियां लिए सड़क किनारे बैठे देखा। पहाड़ी लोग अक्सर इस तरह कुछ फल से सड़क के किनारे बैठ जाते हैं और राह चलतों के हाथ पैसे पैसे दो पैसे का सौदा बेचते रहते हैं। खुबानियां बहुत बड़ी बड़ी और बढ़िया थी। मेरे समीप पहुंचते ही उस पहाड़ी ने बिगड़ी हुई पंजाबी में सवाल किया, अजी क्या तुम लाहौर के रहने वाले हो? मेरी पोशाक देखकर ही शायद उसे यह ख्याल आया होगा कि मैं लाहौर का रहने वाला हो सकता हूँ। सोचा, क्या वह मुझे पहचानती है? उत्तर दिया, हाँ, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने पूछा, तो तुम परसराम को जानते हो? परसराम? कौन परसराम? उसने कुछ व्यग्र होकर उत्तर दिया, अजी परसराम ठेकेदार। मतलब ना समझ सका, फिर पूछा, अजी कौन परसराम ठेकेदार? अरे मैं जिस ओर से चलकर आ रहा था उसी ओर हाथ से संकेत कर उसने कहा, वह दोनों पुल जिसने बनवाए थे। बात मेरी समझ में न आई। मैंने उत्तर दिया, मैं परसराम को नहीं जानता। होगा कोई, क्यों? उदास होकर उसने कहा, तुम लाहौर के रहने वाले हो और उसे नहीं पहचानते? वह भी तो लाहौर का रहने वाला है, परसराम ठेकेदार है ना। पहाड़िन की अधीरता से मैं कुछ द्रवित हो गया। मैंने पूछा, किस गली किस मोहल्ले का रहने वाला है वह? बहुत चिंतित भाव से एक हाथ गाल पर रखकर उसने धीरे धीरे कहा, गली मोहल्ला? गली मोहल्ला नहीं, वह लाहौर का रहने वाला है। तुम भी तो लाहौर के रहने वाले हो, उसे नहीं पहचानते? उस औरत की नादानी पर मैं हंस न सका। उसे समझाने की कोशिश की कि लाहौर बहुत बड़ा शहर है, अधिक नहीं तो 2-2.5 लाख आदमी लाहौर में बसते होंगे। वहाँ एक एक मोहल्ले में इतने आदमी हैं कि एक दूसरे को नहीं पहचान सकते। मैं हीरा मंडी में रहता हूँ। यदि परसराम ठेकेदार मजंग में रहता हो तो वह मुझसे 3.5 मील दूर रहता है। हालांकि वह भी लाहौर में रहता है और मैं भी लाहौर में रहता हूँ और हम लोगों के बीच दूसरे लाखों आदमी रहते हैं। बात औरत की समझ में न आई। उसकी आंखों की प्रसन्नता काफूर हो गई। गाल पर हाथ रखकर धीमी आवाज में उसने कहा, वह लाहौर का रहने वाला है। लंबा है, गोरा गोरा, प्यारी प्यारी आंखें, तुमसे कुछ जवान है, भूरा भूरा कोट पहनता है, रेशमी साफा बांधता है, वह लाहौर का रहने वाला है।
मैंने दुखित होकर उत्तर दिया, नहीं मैं नहीं पहचानता। उसकी टोकरी के पास उखड़ू बैठ खुबानियाँ चुन चुन कर मैं अपने रुमाल में रखने लगा। सहानुभूति के तौर पर मैंने पूछा, क्यों, तुम्हें उससे कुछ काम है क्या? गहरी सांस खींच कर उसने कहा, परशुराम यहाँ पुल बनवाता था, 5 बरस हो गए तब वह यहाँ आया था। वह जाने लगा तो मैंने कहा मत जा। उसने कहा मैं बहुत जल्दी थोड़े ही दिन में लौट आऊँगा। वह आया नहीं। लाहौर तो बहुत दूर है ना? मैंने उत्तर दिया, हाँ बहुत दूर है। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने गर्दन झुकाकर कहा, ना जाने वह क्यों नहीं आया, ना जाने कब आएगा, 5 बरस हो गए आया नहीं। वह चुप हो गई। कुछ देर बाद गर्दन झुकाई ही वह बोली, उसकी राह देखती रहती, इसलिए यहाँ सड़क पर ही आ बैठती हूँ। मेरा बहुत सा काम हरज होता है, लेकिन दिल घबराता है तो यहाँ आ बैठती हूँ। 2 और आदमी लाहौर से आए थे पर वह नहीं आया, 5 बरस हो गए। वह चुप हो गई। एक छोटी सी लड़की जो प्रायः 5 बरस की थी एक ओर से दौड़ती हुई आई। मुझे अपरिचित को देखकर सहम गई, फिर मुझे अलक्ष्य कर माँ के आंचल में मुंह छिपाकर उसके गले लिपट गई। मैंने पूछा, यह तुम्हारी लड़की है? सिर झुकाकर उसने हामी भरी। लड़की के सिर पर हाथ फेरते हुए इसने कहा, यह भी 5 बरस की हो गई है। इसने बाप को अभी तक नहीं देखा, देखे तो पहचान ना पाए। उन दोनों की ओर देखते हुए मन में विचार आया कि लोग कहते हैं कि विरह प्रेम का जीवन है और मिलन अंत। क्या वह अपने प्रेम का अंत कर देना चाहती है? यूं वह प्रेम क्या सदा बना रहेगा? फिर ख्याल आया, यह स्त्री निर्लज है। क्या इसका प्रेम त्याग और तपस्या का उदाहरण नहीं है? पूछा, कितने पैसे? बोली, नहीं पैसे क्या, तुम लाहौर के रहने वाले हो, तुमसे पैसे क्यों लूं? और दोनों हाथों की अंजुली से जितनी खुबानियां रुमाल में आ सकती थी उसने भर दी। समझ गया, औरत पैसे न लेगी। उसकी वह उदास सूरत मन में चुभ सी गई। उठकर जाते भी क्रूरता अनुभव हो रही थी। असबाब का खच्चर दूर निकल गया होगा, इस ख्याल से उठना ही पड़ा। एक अठन्नी निकाल आत्मीयता के भाव से बच्चे के हाथ में देनी चाहिए। औरत ने इनकार किया, परंतु मेरा भाव समझकर उसने बेटी को अनुमति दे दी। उन्हें छोड़ मैं बस्ती की एक धर्मशाला में जा टिका। कल्पना में ही वही सड़क के किनारे प्रतीक्षा में बैठी पहाड़िन दिखाई देती रही, मानो वही प्रतीक्षा में बैठ बैठकर वह अपनी शेष आयु व्यतीत कर देगी। सुबह धूप निकलने पर निकला, पैर स्वयं उसी सड़क की ओर चल दिए। चट्टानों की आड़ में मोड़ घूमकर देखा, वह औरत अपने खेतों की निराई कर रही है। आने जाने वाले की आहट पा एक नज़र सड़क पर डाल लेती है। मालूम पड़ता है उसकी व्यथा और श्रम से क्लांत शरीर को आशा की एक मंद लौ ने जीवित रखा है। एक मंद लौ परशुराम के लौट आने की आशा है। मुझे देखकर उसके चेहरे पर फिर एक फीकी सी मुस्कुराहट आई। हाथ की कुदाली एक तरफ डालकर बोली, क्या लाहौर लौट रहे हो? मैंने कहा, नहीं, ऐसे ही घूमने चला आया। मैं उसके खेतों में चला गया। पूछा, परशुराम यहाँ कितने दिन रहा था? पहाड़ी ने जवाब दिया, 8 महीने। कहता था जल्दी ही लौट आऊंगा, अभी तक नहीं आया, जाने कब आएगा? लड़की भी तो इतनी बड़ी हो गई है। मैंने पूछा, तो तुम उसके साथ लाहौर क्यों नहीं चली गई? उसने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ मैं नहीं गई। परशुराम ने तो कहा था तू चल, पर मैं नहीं गई। देखो मैं कैसे जाती, यहाँ सब काम कैसे छोड़ जाती। वह सामने खुबानियों के पेड़ हैं, वे नाशपतियाँ हैं, सेब हैं, 2 अखरोट हैं। मैं यहाँ से कहीं नहीं गई। एक दफ़े जब मैं छोटी थी मेरी मौसी मुझे अपने गाँव वहाँ नीचे ले गई थी। उसका घर बहुत दूर है, 10 कोस। वहाँ बहुत वैसा है, ना ये पहाड़, ना ये व्यास नदी की आवाज़, ना ऐसे पेड़। रूखा रूखा मालूम होता है। वहाँ मुझे बुखार आ गया, तब मेरा फूफा पीठ पर लाद कर यहाँ लाया। आते ही मैं चंगी हो गई। मैं कभी नहीं गई। लाहौर तो बहुत दूर है, वहाँ शायद लोग बीमार हो जाते हैं। परशुराम के लिए मुझे बहुत डर लगता है, क्या जाने क्या हाल है। हमारे यहाँ बीमार कभी ही कोई होता है, हो भी जाए तो हरदू जुलाहा झाड़ फूक देता है। लाहौर में क्या कोई अच्छा झाड़ने वाला है? मैंने उत्तर दिया, हाँ है, क्यों नहीं है, बहुत से हैं। संतोष से सिर हिलाकर उसने कहा, अच्छा। सकुचाते हुए मैंने पूछा, परशुराम के आने से पहले तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ था? उसने कहा, ब्याह तो हुआ था बहुत पहले। मुझे ब्याह कर यहाँ से मेरा आदमी तक ले गया था। वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं बीमार हो गई। वहाँ मेरी सौत मुझे मारती थी, मैं यहीं लौट आई। मेरा आदमी कभी कभी यहाँ आकर रहता था। ब्याह के 3 साल बाद वह गुजर गया। मैं माँ के पास ही रही। मैंने परशुराम से कहा था, यहाँ सब कुछ है, तू कहीं मत जा। वह कहता था मैं जल्दी आ जाऊँगा। 5 बरस हो गए, वह अभी तक नहीं आया। देखो कब आए। अब तो 2 बरस में माँ भी नहीं है। चौथे दिन तीसरे पहर में फिर उधर से गुजरा। वह सिर झुकाए अपने खेत में काम कर रही थी, कुछ गुनगुनाती जाती थी। मैं क्षण भर खड़ा देखता रहा। शायद वह विरह के गीत गुनगुना रही थी या पिछले दिनों को याद कर रही थी। उसके ध्यान में विघ्न डालना उचित न समझा, लौट आया। मंडी में मैं सप्ताह भर ठहरा। कुल्लू के लिए चलने से पहले मैं उसे फिर एक दफे देखने के लिए गया। वह अपने खेत में अनमनी सी निराई कर रही थी। उसकी लड़की खेत से निकाली हुई घास को दौड़ दौड़ कर बाहर फेंकाती थी। मैंने कहा, आज जा रहा हूँ। उसने उत्सुकता से पूछा, लाहौर? मैंने कहा, हाँ कुल्लू जा रहा हूँ, वहाँ से लाहौर लौट जाऊँगा।
बड़ी अजीजी से उसने कहा, परशुराम से मेरा संदेशा जरूर कहना दिन भर सड़क ताका करती है। मैं बड़ी इंतजार में हूँ, 5 बरस हो गए, अब जरूर लौट आ। तेरी लड़की तुझे पुकारती है, कहोगे ना? हाँ हाँ जरूर कहूँगा। अपनी बेटी को प्यार से वह बोली, देख बाबू तेरे बाप के पास जा रहा है, बाबू को सलाम कर, बाबू तेरे बाप को भेज देंगे। अच्छा कहकर मैं लौट पड़ा और फिर उधर ना देख सका। ऐसा जान पड़ता था मेरी पीठ पर उसकी आंखें गड़ी जा रही हैं। मन में एक बेचैनी सी अनुभव हो रही थी, कह नहीं सकता। यह बेचैनी परशुराम के प्रति क्रोध था, या पहाड़न के प्रति करुणा, या परशुराम से ईर्ष्या।